हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं उपनिवेशवाद, उत्पत्ति और प्रकार के बारे में बात करूंगा। इसके बारे में मैंने इससे पहले जो वीडियो मैं बनाया था डेवलपिंग कंट्रीज़ का, उसमें मैंने बहुत कुछ समझाया था। तो जो लोग अभी तक वो वीडियो को नहीं देखे हैं, वो वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस वीडियो पे आइएगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले और उन घर बैठे वो लोग जो है सो पढ़ पाएँ, उनके पास नोट्स आ पाए। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम लोग बात करेंगे उपनिवेशवाद की, उसके उत्पत्ति के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, कि कितने तरीके के आपके उपनिवेशवाद पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन जो है, जिसका सूर्य ढलता नहीं था, उसी का सबसे ज़्यादा साम्राज्य था, उपनिवेश था, सबसे ज़्यादा कॉलोनीज उसी की थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण भी सबसे पहले आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ, ठीक है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका 0 डिग्री यहाँ से क्रॉस करता है, ठीक है। 23.5 डिग्री ये है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये रिसोर्सेज की कमी है, जिसके वजह से ये लोग जो है सो पूरी दुनिया को कहते हैं कि हम लोगों ने खोजा, ठीक है। लेकिन इन लोगों के खोजने से पहले वो दुनिया एग्जिस्ट करती थी। ऐसा नहीं है कि ये लोग खोजे तभी वो चीज़ मिला। वहाँ पर सभ्यता रहती थी, वहाँ पर लोग रहते थे, और वो दुनिया में आगे संपन्न रूप से आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि नहीं, यूरोपियंस ने ही हर चीज़ को खोजा। तो ये कहाँ तक यूरोपियंस का कहना ये सही है? तो उपनिवेशवाद के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो उपनिवेशवाद को मेनली जो है सो 3 कालों में हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 आधार है, 3 काल कह सकते हैं आप, 3 आधार बोल सकते हैं उपनिवेशवाद की। पहला आपका है मर्सेंटेलिज्म, ठीक है। हम लिख देते हैं इंग्लिश में, आप लोग हिंदी कर लीजिएगा। मर्सेंटेलिज्म, ठीक है। ये इसका काल जो है आपका 1757 से 1813 तक का रहा है काल। इसमें मेनली जो है ये इसको बात कीजिए मर्सेंटेलिज्म की, तो ये एक तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम है। ये एक तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि 18th सेंचुरी में यूरोप में प्रचलित थी। ये जो है सो मेनली जो है एक रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, एक रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ताकि हम लोग नेशनल वेल्थ को इंक्रीज कर पाए। मेनली कॉलोनीज का यही था कि दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ से धन रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे और अपने नेशंस को हम लोग समृद्ध बनाएंगे, अपने नेशन को हम लोग धनवान बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक आपका कंसेप्ट है, ये आप लोगों को समझ में आया, मर्सेंटेलिज्म। एक आपका कंसेप्ट था लेसेस फेयर, लिख देते हैं। ये आपका 1813 से लेकर के 1860 तक का काल है।
ये जो लेसेजी फेयर था 1813 से लेकर 1860 तक का काल, इसमें एक ऐसी आर्थिक नीति की व्यवस्था की गई थी जिसमें जो है सो निजी संस्थाओं के बीच लेन देन को कर मुक्त कर दिया गया था, मतलब टैक्स फ्री कर दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया। और जो गवर्नमेंट जो प्रतिबंध होते थे, गवर्नमेंट प्रतिबंध होते थे कि आप वहाँ से अगर मान लीजिए किसी तरीके का बिजनेस कीजिएगा या व्यापार कीजिएगा या इंपोर्ट कीजिएगा या ड्यूटीज़ कीजिएगा तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता था या बहुत सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था। तो जितने भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसको क्या कहते हैं, ख़त्म कर दिया गया। पहला तो संस्थाओं जितनी भी संस्थाएं थी जो कि व्यापार कर रही थी, निजी संस्थाएं यानी प्राइवेट कंपनीज द्वारा, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया और गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से भी उनको मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये दो हो गया। उसके बाद एक थर्ड है आपका फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म। फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म, फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म जो है वो आपका 1860 से लेकर के 1947 तक, भारत की आज़ादी तक। ठीक है, मेनली फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म क्या था कि आप उस देश की पूरी जो भी आपका आर्थिक है, संसाधन है, जो भी उसका वित्तीय है, वो सारे पर उस जो उपनिवेश जो कंट्री किया है उसका डोमिनियंस होना चाहिए। ठीक है, वो डोमिनियन होना चाहिए, मतलब कि उसका कंट्रोल होना चाहिए। जो आपको उपनिवेश बनाया है वो पूरे के पूरे कॉलोनीज के आर्थिक संसाधनों पर अपना कंट्रोल रखेगा, पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो रखेगा। तो आपका एक पहला है मर्सेंटाइलिज्म जो कि 1757 से 1813 तक था, जिसमें कि ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो है सो नेशन वेल्थ को ग्रो करने की बात कही गई। ये यूरोप में फेमस हुआ। उसके बाद आपका जो आपका 1813 से 1860 तक चला वो था आपका लेसेजे फेयर है। इसमें जो है सो प्राइवेट कंपनीज को टैक्स फ्री कर दिया गया और गवर्नमेंट द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन था उसको भी मुक्त कर दिया गया। उसके बाद आपका आता है 1860 से 1947 तक का काल जो रहता है उसको बोला जाता है कॉलोनियलिज्म में फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म, मतलब फाइनेंशियली उस पूरे कॉलोनीज के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लेना, पूरा का पूरा जो है उसके बिना जो कॉलोनी बनाई है जो राष्ट्र, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन भारत को बनाई है तो ब्रिटेन के ही कहने पर कोई भी धन या पैसा या फिर संसाधन जो है वो दूसरे देश जाएगा और दूसरे देश से इस देश में आएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा कंट्रोल इकोनॉमिक पर। ये आपका तीन आपका कंसेप्ट है इसमें आपका कॉलोनियलिज्म में, ये इम्पॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। अब हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि गूगल हिंदी से लिखने में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स होते हैं और नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो कृपया सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कुछ कमेंट्स कीजिए, फीडबैक्स दीजिए अपना, ताकि मुझे भी मोटिवेटेड फील हो। तो भूमिका की अगर बात करेंगे तो उपनिवेशवाद एक देश द्वारा दूसरे देश का पूर्ण या आंशिक राजनीतिक नियंत्रण लेने और अपने संसाधनों और अर्थव्यवस्था के लाभ के उद्देश्यों के लिए कब्जा करने की प्रथा है। ठीक है, ये क्लियर है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो वो कृपया करके लिखते चले जाए कॉपी में और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। प्राचीन काल से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शक्तिशाली देशों ने उपनिवेशवाद के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए खुलेआम हाथापाई की थी। ज़्यादातर मामलों में उपनिवेश बनाने वाले देशों का लक्ष्य उन देशों के मानव और आर्थिक संसाधनों का शोषण करके लाभ प्राप्त करना है जिन पर उन्होंने उपनिवेश बनाया था। ये तो क्लियर है।
मैं बहुत क्या बोलते हैं, होमली लैंग्वेज में नोट्स बनाता हूँ, तो इसलिए समझने में मेरे नोट्स को दिक्कत नहीं होना चाहिए कहीं भी, किसी भी स्टूडेंट्स को। बाकी आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक मुझे दे सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए पूरे पीजी सिलेबस को। इस प्रक्रिया में उपनिवेशवादी कभी कभी जबरन अपने धर्म, भाषा, संस्कृति और राजनीतिक प्रथाओं को स्वदेशी आबादी पर थोपने का प्रयास करते हैं। एज यूजुअल ब्रिटेन जो है वो भारत पर अपना धर्म, भाषा, संस्कृति और जो भी प्रथाएं थी, राजनीतिक प्रथाएं, उसको जो है सो हमारी आबादी पर थोप दिया। जैसे आज भी बहुत सारी राजनीतिक प्रथाओं को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कि ब्रिटेन का है दिया हुआ, ठीक है, ब्रिटेन का दिया हुआ है। उपनिवेशवाद को आमतौर पर इसके विनाशकारी इतिहास और साम्राज्यवाद की समानता के कारण नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन कुछ देशों को उपनिवेश होने से लाभ हुआ है, ठीक है। जैसे उपनिवेशवाद को मेनली हम लोग जो है सो निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं कि इसके निगेटिव प्रोस्पेक्टिव ही थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी गरीब, बहुत गरीब देश हैं जिनको कि लाभ हुआ है, पॉजिटिव कुछ आया है। जैसे इंडिया में जो है सो आपका रेलवे, ठीक है, पहला रेलवे आपका मुंबई टू ठाणे, उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं, जो आपका ब्रिजेज है, आज भी देख लीजिए बहुत सारे ब्रिटिशर्स के ब्रिजेज जो बनाए हुए हैं जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो उपनिवेश होने से अविकसित या उभरते हुए देशों को बोझिल यूरोपीय व्यापार बाजार तक तत्काल पहुँचे प्रदान की गई थी, ठीक है। तो जो भी अविकसित देश थे या फिर जो उभरते हुए देश थे, उन लोगों को जो है सो आसानी से यूरोपीय बाजार में आपका आना जाना उनका बना दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि वो भी अपना सामान वहाँ पर जो है सो बेच सके। जैसे जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों की औद्योगिक क्रांति के दौरान प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता बढ़ती गई, उनके उपनिवेश वाले देश उन्हें उन सामग्रियों को पर्याप्त लाभ के लिए बेचने में सक्षम थे। विशेष रूप से ब्रिटिश उपनिवेशवाद से प्रभावित कई यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए कई फायदे थे। आकर्षक व्यापार अनुबंधों के अलावा सामान्य कानून, निजी संपत्ति के अधिकार, औपचारिक बैंकिंग और उधार प्रथाओं जैसी अंग्रेजी संस्थानों ने उपनिवेशों को आर्थिक विकास के लिए एक सकारात्मक आधार प्रदान किया, ठीक है। ये सब मेन पॉइंट्स हैं, इनको क्या कहते हैं अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग किया। ये एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो, कि उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था। विद्वानों ने उपनिवेशवाद के विषय में अपनी राय रखी है, जिसमें पहला आपका फ्रांज फेनॉन कहते हैं कि द नेटिव मस्ट रियलाइज दैट कॉलोनियलिज्म नेवर गिव्स एवरीथिंग अवे फॉर नथिंग, ठीक है। इसको मैंने इस कोटेशंस को इंग्लिश में लिखा है, तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिखना चाहते हैं एग्जामिनेशंस में लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो उनके लिए यहाँ नीचे हिंदी लिख दिया है। मूल निवासी को यह महसूस करना चाहिए कि उपनिवेशवाद कभी भी कुछ भी नहीं देता है, वो हमेशा लेता है। उपनिवेशवाद हमेशा लेता है, वो अपना कंट्री को ग्रो करने के लिए आपको उपनिवेश बनाया है, ना कि आपको क्या कहते हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है। आज भी सुपर पावर्स जो है वो नहीं चाहती है कि और कंट्रीज डेवलप करे, ठीक है। आज चाइना को जो मदद किया अमेरिका, आज उसी को आंख दिखा रहा है चाइना। नेक्स्ट आपका उपनिवेशवाद की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जेनेसिस ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। उपनिवेशवाद की उत्पत्ति की बात करें तो इतिहास में उपनिवेशवाद को दो लहरों में
वर्णित किया गया है। पहला फर्स्ट वेव ऑफ कॉलोनियलिज्म देखते हैं, उपनिवेशवाद की पहली लहर। पहली लहर 15वीं सदी में यूरोप के खोज के युग के दौरान शुरू हुई थी। खोज के युग के दौरान मतलब यूरोपियंस जो थे वो अपना जो है सो हर चीज़ का खोज कर रहे थे और कह रहे थे कि ये मैंने खोजा, वो मैंने खोजा, वो मैंने खोजा। क्या आप नहीं खोजते तो वहाँ पर सभ्यता नहीं चल रही थी? बिल्कुल चल रही थी। वहाँ के लोग जी नहीं रहे थे, बल्कि इन लोगों ने उपनिवेश बना बना करके खोज कर करके वहाँ की जो मूल सभ्यता है उसको उन लोगों ने बर्बाद किया। इस समय के दौरान ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों ने उत्तर और दक्षिण अमेरिका में भूमि का उपनिवेश किया। औपनिवेशिक विस्तार की पहली लहर के लिए प्रेरणा स्रोत ईश्वर, स्वर्ण और महिमा के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। तो इसमें पहले हम लोग गॉड देखते हैं, ईश्वर। मिशनरियों ने महसूस किया कि ईसाई धर्म का प्रसार करना उनका नैतिक कर्तव्य है और उनका मानना था कि एक उच्च शक्ति उन्हें औपनिवेशिक की आत्माओं को बचाने के लिए पुरस्कृत करेगी। मतलब जो मिशनरियाँ थीं, जैसे कोई भी धर्म का ये होता है तो वो प्रचार प्रसार करता है। तो मिशनरियाँ लोग जो थे, जितने भी क्रिश्चियन लोग थे, वो लोग ईसाई धर्म का इसी बहाने कॉलोनीज बना बना करके अपना जो है सो धर्म का प्रचार किए और ये माने कि हम लोग जो है सो जो ईसाई धर्म नहीं फॉलो कर रहा है उनकी आत्माओं को हम लोग बचा रहे हैं, ताकि बचा रहे हैं कि आप ईसाई धर्म को फॉलो कीजिए। और जब हम उन लोगों को बचा लेंगे तो हमें जो है सो कोई बहुत बड़ा शक्ति जो है वो हमें पुरस्कृत करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका सोना, गोल्ड। उपनिवेशवादी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए दूसरे देशों के संसाधनों का दोहन करता था। ये तो मेनली कॉलोनियलिज्म का बेस था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन, संसाधन सारे को कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका ग्लोरी। यूरोपीय राष्ट्र अक्सर सबसे बड़ी संख्या में उपनिवेश प्राप्त करने की महिमा पर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे, जिसमें ब्रिटेन सबसे अधिक अविकसित और कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों को अपने अधीन करने में सफलता प्राप्त किया था। ठीक है, मेनली यूरोप के जो कंट्रीज़ थे वो आपका उपनिवेश बनाना चालू किए थे। तो इसमें क्या कहते हैं, सारी कंट्रीज़ जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती थी किसका सबसे ज़्यादा उपनिवेश। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन का जो है वो सबसे ज़्यादा उपनिवेश था, तो वो क्या कहते हैं अपना महिमा पूरे दुनिया में करना चाहता था, महिमा गुणगान करना चाहता था। आई होप समझ में आ रहा होगा, मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही होगी। आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे करके मुझे मोटिवेट किया कीजिए, नहीं तो मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ भी नहीं ग्रो कर रहा है, आप लोग मेरा वीडियो भी नहीं शेयर कर रहे हो, तो मुझे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। औपनिवेशिक तर्क ने दावा किया कि एक जगह तब तक अस्तित्व में नहीं थी जब तक कि गोरे यूरोपीय लोगों ने इसे नहीं देखा। ठीक है, औपनिवेशिक तर्क यानी कि कॉलोनियल जो आपका तर्क है उसके तहत यही कहा गया कि जब तक यूरोप लोग ने नहीं देखा है उस जगह को, तब तक वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया में। बताइए, ऐसा हो सकता है? इसे नहीं देखा और इसके अस्तित्व की गवाही नहीं दी, ठीक है, तब तक वो चीज़ वो लोग मानते ही नहीं थे। लेकिन उपनिवेशवादियों ने वास्तव में किसी भी भूमि को खोज नहीं की थी। ठीक है, समझ में आ रही है? खोज नहीं की थी। नई दुनिया जैसा कि पहली बार एक इतालवी मतलब इटालियन नेविगेटर और कार्टोग्राफर अमेरिगो वेस्पूसी द्वारा बुलाया गया था, जो कि बिल्कुल भी नया नहीं था। लोग सदियों से अमेरिका में रह रहे थे और संपन्न हो रहे थे। ठीक है, मतलब ये जो नई दुनिया का जो कंसेप्ट बताया गया एक इतालवी नेविगेटर अमेरिगो वेस्पूसी के द्वारा, और इन्हीं के नाम पर जो है अमेरिका नाम पड़ा है आपका। ठीक है, अमेरिका जो है इन्हीं के नाम पर पड़ा है, अमेरिगो वेस्पूसी के द्वारा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है सो ये लोग नई दुनिया का नाम तो दे दिए कि नई दुनिया खोजे, नई दुनिया खोजे हम लोग, लेकिन यहाँ पर सदियों से लोग रह रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी लोग यहाँ नहीं रह रहा था, ये लोग नहीं खोजे थे। तो फिर भी कई इतिहास की किताबों में यूरोप के विस्तार को अन्वेषण के रूप में याद किया जाता है, और जो लोग विदेशों में उतरे जहाज़ों को नियंत्रित करते थे और मूल लोगों के खिलाफ हिंसा और नरसंहार करने के लिए आगे बढ़ते थे, उन्हें नायकों के रूप में याद किया जाता है। इसमें से एक क्रिस्टोफर कोलंबस भी थे, जिन्हें उनके खोज के लिए सम्मानित करने के लिए एक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अवकाश भी शुरू किया गया था। ठीक है, मतलब 1 डे जो है वीक में आपका छुट्टी, जैसे अभी हम लोगों का संडे जो है सो छुट्टी होता है ना, बिल्कुल वैसा ही सम्मान करने के लिए कि आपने इस जगह को खोजा। कोलंबस ने सोचा कि वह एशिया की ओर जा रहा है, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को कैरेबियन में पाया। वे पहले स्वदेशी लोगों से मिले जो ताइनो थे, जो हिस्पानियोला द्वीप पर रहने वाले अधिकांश लोगों में थे। उनके हिस्पानियोला द्वीप हमको बताइएगा कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिस्पानियोला द्वीप का अभी करेंट नाम क्या है, करेंट नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। उनके पास एक अत्यधिक विकसित और जटिल संस्कृति थी, लेकिन इन लोगों ने कोलंबस को स्पेन के लिए द्वीप और उसके निवासियों का दावा करने से नहीं रोका। 1550 तक पहली बार द्वीप पर उतरने के 58 साल बाद, जो कभी एक संपन्न संस्कृति और समुदाय था, अब वह यूरोपीय बीमारियों और एक नए स्थापित दास अर्थव्यवस्था की क्रूरता से गंभीर रूप से नष्ट हो गया था। मतलब कॉलोनीज जो थे वो पुरानी जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो लोग बहुत सालों से जी रहे थे, वो क्या कहते हैं उसको ख़त्म कर दिया वहाँ पहुँच करके। ठीक है, आज भी क्या कहते हैं, भारत में एक आइलैंड है जिसका नाम है सैंटियागो। यहाँ पर लोग रहते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह में एक आइलैंड है, यहाँ पर लोग रहते हैं और अपने तरीके से रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बहुत बार मदद करने के लिए खोजी, लेकिन जो भी जाता है वहाँ उसको मार दिया जाता है, उसको मार देते हैं। यानी कि कोरोना काल में जो है सो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी का कोई मदद वहाँ के लोग नहीं लेते हैं, और जो भी जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वेव था कॉलोनियलिज्म का। अब हम लोग सेकेंड वेव के ऊपर आते हैं। मेरी वीडियोस को 3 से 4 बार देखिए, पॉइंट्स नोट्स बनाइए, देख करके आपको एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा। एग्जामिनेशंस में कहीं कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। सेकेंड वेव ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद की दूसरी लहर। औपनिवेशिक विस्तार की दूसरी लहर 19वीं सदी के दौरान शुरू हुई, जो अफ्रीका महाद्वीप के आसपास केंद्रित थी, जिसे हम अफ्रीका के लिए हाथापाई भी कह सकते हैं, जहां ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों ने महाद्वीप को काट दिया, मनमाने ढंग से सीमाएं बनाई और अपने लिए भूमि के एक बड़े हिस्से का दावा किया था। इन कृत्रिम सीमाओं ने सांस्कृतिक समूहों को विभाजित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भयंकर जातीय तनाव हुआ। ठीक है, मेनली जो है सो इन लोगों का 19वीं सदी के आसपास जो है फूट डालो शासन करो की नीति पर ये लोग चल रहे थे। फूट डालो शासन करो की नीति पर अब जो है सो ऐसा इन लोगों ने अफ्रीका में सीमा बनाया कि आपका 2 जातीय समूह जो है वो एक ही जगह रहे और इन लोग दोनों के बीच में मतभेद हो, लड़ाई हो, ताकि इन लोगों का हित जो है वो निकल सके। ये लोग हमेशा से इसी तरीके का काम किए, जिसका पूरे महाद्वीप में विनाशकारी प्रभाव पड़ा। स्वदेशी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया, जैसा कि जीवन के पारंपरिक तरीके थे। ठीक है, जो आपका जीवन का पारंपरिक तरीका ये लोग जो फॉलो कर रहे थे, उसको ये लोग जो है सो अंग्रेज लोग जो हैं, यूरोपियंस जो हैं, वो हीन समझते थे
और हीन समझते थे, तो इसलिए जो भी वहाँ की जो स्वदेशी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं थी उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। और ये यूरोपियंस बोले कि हम आपको एडवांस सारी चीज़ें दे रहे हैं, एडवांस्ड सारी राजनीतिक स्थिति, यूरो आर्थिक और सामाजिक नई नई चीज़ों को सिखा रहे हैं, ये एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है, जिन्हें हीन समझा जाता था। किंग लियोपोल्ड टू के अंतर्गत सबसे क्रूर औपनिवेशिक शासनों में बेल्जियम का शासन था, ठीक है। बेल्जियम का शासन जो है वो किंग लियोपोल्ड टू उस समय थे, वो बहुत क्रूर शासक थे, जिसे कांगो के कसाई के रूप में जाना जाता था। ये मेनली अफ्रीका में है, ठीक है। आई एम टॉकिंग कांगो के लोगों के खिलाफ हिंसा इतनी भयावह थी कि एक अनुमान के अनुसार कुल 10 मिलियन मौतें हुई थी। समझिए बात को, मानव जाति पर किस तरीके का ये चला हुआ है। और फिर भी हम लोग इंग्लिश के पीछे भागते हैं कि इंग्लिश नहीं आया, इंग्लिश जिनको बोलने नहीं आया वो ये नहीं किए। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसी को हमको आगे बढ़ा करके चलना है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत शोषण हुआ है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य बन गया था। ब्रिटिश ताज ने 1858 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद जो है वो आपका ब्रिटिश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दिया गया 1858 में, और आपका सीधे क्राउन जो है वो आपका पूरा का पूरा शासन व्यवस्था रख लिया। जल्दी ही उसने अपने सफ़ेद उपनिवेशों को स्थानीय स्वायत्तता प्रदान कर दी, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था पर वित्तीय नियंत्रण पूरी तरह रखा। स्थानीय स्वायत्तता मतलब शासन आप करो, आपके लोग करेंगे शासन, ठीक है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था होगी उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण ये लोग रखे। नीदरलैंड, फ्रांस और ने दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। जब जर्मनी इस दौड़ में शामिल हो गया तो 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में अफ्रीका में उपनिवेश हथियाने की तीव्र दुश्मनी फूट पड़ी, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, ठीक है। इसका परिणाम ये हुआ, जर्मनी जब पहुंचा और जब क्या कहते हैं अफ्रीका में सब यूरोपियंस कंट्रीज़ जो है वो लड़ने लगे, मेरा ये कंट्री, मेरा ये कंट्री, मेरा ये उपनिवेश, मेरा ये उपनिवेश, तो ऑन डैट केस फिर आपका प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आपका छिड़ गया। अब हम लोग उपनिवेशवाद के प्रकार के बारे में बात करेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा हो, मेरी मेहनत बर्बाद नहीं जाए। कृपया करके कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा। कभी कभी लगता है छोड़ दूं, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म की बात करेंगे, उपनिवेशवाद के प्रकार। तो पहला इसमें है मार्क्स का, कि मार्क्स जो है सो किस आधार पर उपनिवेश मानते हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने जो यूनिवर्सल बताया है टाइप्स, वो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला 1865 में मार्क्स ने 3 प्रकार के उपनिवेशों की पहचान की थी। पहला आपका है वेस्ट इंडीज़ की तरह बागवानी उपनिवेश, ठीक है, जिसमें कि आपका बागवानी के लिए जो है सो दूसरे जगह पर ले जाया जाता है। दूसरा आपका मैक्सिको और भारत की तरह के अत्यधिक आबादी वाले देश जहाँ पर कॉलोनीज बनाई है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरह वास्तविक उपनिवेश। ये 3 तरह के उपनिवेश की बात ये लोग करते हैं, मार्क्स करते हैं, याद रहेगा सबको। पहला वेस्ट इंडीज़ की बागवानी, गार्डनिंग, कॉलोनियलिज्म। दूसरा आपका अधिक आबादी वाले देश, मैक्सिको और भारत की तरह। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरह वास्तविक उपनिवेश, ठीक है। यह आपका मार्क्स के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतिहासकार उपनिवेशवाद को 4 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है आपका सेटलर कॉलोनियलिज्म, मतलब बसने वाले उपनिवेशवाद। बसने वाले उपनिवेशवाद में बड़े पैमाने पर अप्रवास शामिल होता है, जो अक्सर धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से प्रेरित होता है। इसका
इसका उद्देश्य मोटे तौर पर किसी भी मौजूदा आबादी को बदलना है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहने और खेती करने के उद्देश्य से कॉलोनी में प्रवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका बसने वाले उपनिवेशवाद के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग जो है सो खेती करने के लिए और आपका खेती करने के उद्देश्य से यहाँ पर लोग आते हैं और यहीं पर बस जाते हैं, हमेशा के लिए यहीं पर रह जाते हैं और यहाँ का जो आबादी है उसको बदल के रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों के झारखंड में जो है, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में जब अंग्रेज़ का प्रवेश हुआ और बहुत ज़्यादा शोषण हुआ तो यहाँ के लोग जो है वो आसाम में चले गए। आसाम में टी बगीचा में काम करने लगे। उसके बाद बहुत सालों के बाद जब वो लोग लौटे तो उन लोगों ने रांची में देखा कि बहुत सारा उनका जो ज़मीन था या फिर जो भी चीज़ थी वो उस पर कोई और रह रहे हैं, कोई और का कब्जा हो गया है। तो उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर जो है सो एक विद्रोह छेड़ा अपनी ज़मीनों को वापस पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म, शोषण उपनिवेशवाद। शोषण उपनिवेशवाद, शोषण उपनिवेशवाद जिसे प्लॉटर या एक्सट्रैक्टिव उपनिवेशवाद के रूप में भी जाना जाता है, इसमें महानगर के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों या श्रम के शोषण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस श्रेणी में व्यापारिक पदों के साथ साथ बड़ी कॉलोनियां शामिल हैं, जहां उपनिवेशवादी राजनीतिक और आर्थिक प्रशासन का अधिकतर हिस्सा होगा। जब स्वदेशी श्रम अनुपलब्ध था तब गुलामों को अक्सर अमेरिका में आयात किया जाता था, पहले पुर्तगालियों द्वारा और बाद में स्पेनिश, डच, फ्रांच और आपका ब्रिटेन द्वारा किया गया था। ठीक है, ये था एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट आपका आता है सैरोगेट कॉलोनियलिज्म। सैरोगेट कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है किराए का। ठीक है, रेंटल। सैरोगेट उपनिवेशवाद में एक औपनिवेशिक शक्ति द्वारा समर्थित एक समझौता परियोजना शामिल, मतलब कोई एक बहुत बड़ा औपनिवेशिक कंट्री है, उसकी शक्ति द्वारा समर्थित एक है, उससे एक समझौता किया हुआ है कि हमको इस कंट्री को जो है या इस समूह, इस क्षेत्र के लोगों को औपनिवेश बनाना है। ठीक है, जिसमें अधिकांश बसने वाले एक ही जातीय समूह से शासक शक्ति के रूप में नहीं आते हैं। मतलब वहाँ के जो उस क्षेत्र का जो शासक होगा वो एक ही जातीय समूह से नहीं होगा और वो जो है सो कोई बड़ा उपनिवेश है, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन है, उसकी शक्तियों द्वारा समर्थित हो, तो वैसे को बोला जाता है सैरोगेट कॉलोनियलिज्म। मतलब रेंटल, किराए का, ब्रिटेन किसी और बहुत बड़ी शक्ति जो ब्रिटेन है या फिर उसके द्वारा समर्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंटरनल कॉलोनियलिज्म, आंतरिक उपनिवेशवाद। आंतरिक उपनिवेशवाद राज्य के क्षेत्रों के बीच असमान संरचनात्मक शक्ति की धारणा है। शोषण का स्रोत राज्य के भीतर से आता है। यह उस तरह से प्रदर्शित होता है जिस तरह से उपनिवेशवादी देश के लोगों से एक नए स्वतंत्र देश के भीतर एक अप्रवासी आबादी तक नियंत्रण और शोषण हो सकता है। ठीक है, मतलब अपने ही देश में इन लोगों का हमेशा था फूट डालो शासन करो, अपने ही देश में अलग। जैसे आपका झारखंड में जो है आज भी एक मैक्सुलुकीगंज है रांची के पास, वहाँ पर विदेशी लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो विदेशी लोग वहाँ कैसे आए, बात साफ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग उपनिवेशवाद के गुण के बारे में बात करेंगे कि कॉलोनियलिज्म के क्या मेरिट्स हैं। तो उपनिवेशवाद के कई गुण थे। सबसे पहला इसका गुण मातृभूमि को समृद्ध बनाना था। ठीक है, मातृभूमि का यहाँ संबंध जो है वो आपका यूरोपियन कंट्रीज से आएगा। जैसे मान लीजिए भारत में जो उपनिवेशवाद का काल रहा तो हमारे भारत में जो है सो मेनली आपका ब्रिटेन जो है वो ज़्यादा एरिया में अपना उपनिवेश बनाए हुए था।
तो मातृभूमि का मतलब होगा कि जो कंट्री उपनिवेश बनाया है वो, ठीक है, ना कि को जो बना है वो। तो मातृभूमि को समृद्ध बनाना था। उपनिवेशों से आए धन ने मातृभूमि को समृद्ध बनाया था, ठीक है। ब्रिटेन को जो है वो बहुत ज़्यादा धनी बना दिया था कॉलोनीज ने, ठीक है। आज भी कोहिनूर हीरा हमारा वहीं है। नेक्स्ट, मेरी मेहनत को प्रोत्साहित कीजिए। दूसरा, उपनिवेशवाद ने मातृभूमि के औद्योगिक विकास में योगदान दिया। अपने उपनिवेशों से मातृभूमि के लिए कच्चा माल लाया जाता था। फैक्ट्रियां काफ़ी अच्छी तरह से चलती थीं और अधिक से अधिक उत्पादन करती थी, जिन्हें फिर से कॉलोनियों में बेचने के लिए भेजा जाता था। ऑब्वियस सी बात है, जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो यूरोप में हुआ था। मेनली जो कच्चा माल होता था वो क्या कहते हैं, जितनी भी कॉलोनीज़ बनाया था वो कंट्री, वो वहाँ से वो अपने इंडस्ट्रीज़ में बुला लेता था। यहाँ तक कि फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग भी जो है सो, वो मज़दूर जो है सो वो दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट कर लेता था और उन्हें बहुत खटाता था। और उसके बाद जो है सो उत्पादन उससे बढ़ाया और उसके बाद कॉलोनीज़ में ही अपना फाइनल प्रोडक्ट्स ला करके जो है सो वो सेल कर देते थे, जिसके कारण जो है सो हमारे भारत में जो है सो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ थे उसको पूरी की पूरी तरीके से इन लोगों ने नष्ट कर दिया, ताकि हम लोग आर्थिक रूप से भी जो है वो इनके ऊपर निर्भर हो जाएं और हमारे देश में जो है सो बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत नीचे चला जाए। तीसरा, मातृभूमि ने कई शक्तिशाली और प्रतिभाशाली लोगों को विभिन्न उपनिवेशों में भेजा। वह प्रशासन या सेना के प्रमुख बनकर गए थे। उन्हें कॉलोनियों से वेतन मिलता था। इस प्रकार मातृभूमि अपने उपनिवेशों पर बहुत अच्छी तरह से शासन कर सकती थी। फोर्थ, इसने कॉलोनी के लोगों के बीच एकता को भी बढ़ावा दिया। मातृभूमि के जादू में आकर उपनिवेशों के लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और एक हो जाते थे। समय के साथ उन्होंने मातृभूमि के खिलाफ लड़ाई लड़ी और स्वतंत्र हो गए, ठीक है। मातृभूमि के खिलाफ लड़ाई लड़ी मतलब ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और स्वतंत्र हो गए। अमेरिकी युद्ध और भारत का संघर्ष इसके ज्वलंत उदाहरण है। पांचवां, उपनिवेशवाद ने शिक्षा, कृषि, प्रशासन, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में भी मदद की। कालांतर में यह उपनिवेश आत्मनिर्भर हो गए, ठीक है। आज भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटिश के द्वारा दी गई हैं, जिनको हम लोग चला रहे हैं। छठा, उपनिवेशवाद ने लोगों को राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और संविधानवाद की शिक्षा दी। बाद के समय में इन विचारों ने उपनिवेशों के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। सातवां, इससे मशीनरियों को बहुत मदद मिली। वह विभिन्न उपनिवेशों में लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। इसने लोगों को शिक्षित किया जो कई नए विचारों को जानते थे और उन्हें देशी लोगों के बीच फैलाते थे, ठीक है। आई होप मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए आप लोग। डिमेरिट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के अवगुण। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो कृपया बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग किस कॉलेज से देख रहे हैं। चतरा कॉलेज छोड़ करके स्टूडेंट्स जो भी कहीं और से देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कृपया बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मेरी, और कैसा आपको लग रहा है मेरे वीडियोस से, और मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर डिमेरिट्स की बात करें, दोष की बात करें, तो उपनिवेशवाद के अनेक दोष थे। पहले इसने उपनिवेशों के लोगों का शोषण किया। तब उपनिवेशों के लोगों की आर्थिक स्थिति और विकट हो गई जब कच्चे माल को उनके देश से मातृदेश ले जाया गया, ठीक है। एक तो शोषण किया, ऊपर से क्या कहते हैं यहाँ का कच्चो माल उठा के ले गया, तो हर तरीके से शोषण किया। सेकंड, उपनिवेशवाद ने गुलामी जैसे कुरूप परंपरा को जन्म दिया। मातृभूमि ने दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपनी कॉलोनी के कई लोगों को बेचा। लिस्बन में एक बाजार ही गुलाम बाजार के रूप में था, ठीक है। लिस्बन एक कंट्री है, वहाँ पर एक बाजार था
जहाँ गुलामों को बेचा जाता था, गुलाम बाजार उसे कहा जाता था। दासों को वहाँ संपत्ति के रूप में बेचा जाता था, जो दास होते थे उनको शब्द के रूप में बेचा जाता था। थर्ड, उपनिवेशवाद ने शासक और शासित के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। शासक जाति औपनिवेशिक लोगों से घृणा करते थे और उन पर अत्याचार करते थे। अंत में विभिन्न उपनिवेशों के लोगों ने विदेशी लोगों के खिलाफ विद्रोह किया और उनके खिलाफ लंबा संघर्ष किया। हमारा भारत को आज़ादी के लिए 200 साल लग गए। उपनिवेशवाद ने शासकों को कॉलोनी में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस नीति का परिणाम विनाशकारी था। इस उपनिवेशवाद ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा कर दिया। अंत में इसने देश को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। इस प्रकार उपनिवेशवाद के कई बुरे प्रभाव पड़े। नेक्स्ट हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं, कॉन्क्लूजन क्या है। उपनिवेशवाद अब आम तौर पर एक अपमानजनक अर्थ में प्रयोग किया जाता है और कच्चे शोषण से जुड़ा माना जाता है। कुछ लोग उत्पीड़न, आर्थिक शोषण और नागरिक अधिकारों के प्रति असंबद्धता के समय की वास्तविकता को नकारेंगे। औपनिवेशिक शक्तियों के प्राथमिक हित आमतौर पर स्वार्थी और मोटे तौर पर आर्थिक थे। ठीक है, मेनली जो है सो पूरा का पूरा कंट्री जो है वो इकोनॉमी पर ही आधारित है। हर कंट्री अपना इकोनॉमी ग्रो करना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है। उपनिवेशवाद की लागतों और लाभों का मूल्यांकन करने का प्रयास इसके औपचारिक अंत के साथ मेल खाते हैं, लेकिन एक बढ़ता हुआ संशोधनवादी साहित्य आंशिक रूप से मार्क्सवादी छात्रवृत्ति की घटी हुई स्थिति को दर्शाता है। आधुनिक पैमाने के विस्तार आधुनिक राज्य के लाभों पर जोर दे रहा है। औपनिवेशिक काल जीवन के आगे के आंदोलन में एक बड़े प्रकरण से अधिक नहीं था। दूसरे अर्थ में यह क्रांतिकारी परिवर्तन का एक बेजोड़ साधन था। ठीक है, मेनली कॉलोनियलिज्म जो हुआ, उपनिवेशवाद हुआ, उससे बहुत सारे देशों में विद्रोह हुए, रिवॉल्ट हुए और लोगों को पता चला कि हम किस तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं, दुनिया को पता चला। ठीक है, तो बहुत समय नहीं लूँगा आपका। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं राजदीप गुप्ता। मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन कहां से वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रोत्साहित कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।